अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक आफ्टर ईद। आई होप कि आपने खूब एंजॉय किया होगा। इससे पहले जो हम टॉपिक कर रहे थे वो एक्सर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ याद भी है एक्सर्जी के बारे में या फिर भूल गए हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 जो कि एक्सर्जी के बारे में है, मेजर ऑफ वर्क पोटेंशियल। इससे पहले हमने एक्सर्जी के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। हमने रिवर्सिबल वर्क के बारे में पढ़ा, इरिवर्सिबिलिटी पढ़ी, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो थे वो हमने डिस्कस किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सर्जी ट्रांसफ़र के बारे में। एक्सर्जी ट्रांसफ़र तीन तरह से होती है। एक्सर्जी ट्रांसफ़र होती है हीट से, वर्क से और मैस फ्लो से। लेकिन हम एक्सर्जी ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं सिर्फ हीट से। Exergy like energy can be transferred to or from a system in three forms: heat, work, and mass flow. Exergy transfer is recognized at the system boundary as exergy crosses it, and it represents the exergy gained or lost by a system during a process. The only two forms of exergy interactions associated with a fixed mass or closed system are heat transfer and work. हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो एक्सर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट ओनली। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, जो उसका पोर्शन है जो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी. Heat is a form of disorganized energy and thus only a portion of it can be converted to work, which is a form of organized energy, जो कि हम सेकेंड लॉ में भी पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्वालिटी ऑफ द एनर्जी को. We can always produce work from heat at a temperature above the environment temperature by transferring it to a heat engine that rejects the waste heat to the environment. Therefore, heat transfer is always accompanied by exergy transfer. जो heat transfer होगी तो उसके साथ ज़रूरी है exergy transfer भी होगा. Heat transfer Q at a location at thermodynamic temperature T is always accompanied by exergy transfer X heat in the amount of, अगर हम हीट ट्रांसफ़र हमारे पास हो Q, और तो एक्सर्जी ट्रांसफ़र फिर हम बाय हीट कैसे फाइंड करेंगे, हम उसको डिनोट करते हैं X हीट से, और जो T नॉट है हमारे पास इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, और T जो है वो जहाँ से हीट आ रही है सोर्स टेम्परेचर. सो जो एक्सर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट का फार्मूला बनेगा वो फिर एक्स ऑफ हीट इज़ इक्वल टू 1-T0/T इंटू क्यू. हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हीट ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इसी तरह फिर हम जब चैप्टर 7 में एंट्रोपी का पढ़ा था, एंट्रोपी जो है जो 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 जिसका फार्मूला था Q ओवर जो टेम्परेचर है, जो रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू टेम्परेचर. और जब हमने एंट्रोपी बैलेंस लगाया था तो हीट जनरेटेड के बारे में भी हमने वहाँ डिस्कस किया था. तो एक्सर्जी ट्रांसफ़र जो इसमें आप देख सकते हैं, जो इसका जो फिर रिलेशन है वो हमारे पास 1-T0/T1 इंटू क्यू, और जिसके जो हमारे पास जब आउटपुट होगी तो एक्सर्जी जो है वो कम हुई है, जिसका मतलब जहाँ पे एक्सर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है. अगर आप देखें जो हीट ट्रांसफ़र था Q, वो ही जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है मीडियम 1 और मीडियम 2 में, वही हीट है. वॉल से अगर हम थ्रू कंडक्शन जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो उसका हीट रेट है वो सेम है. बट अगर हम एंट्रोपी ट्रांसफ़र को देखें तो एंट्रोपी ट्रांसफ़र की जहाँ जो उसका जो Q/T का मैग्नीट्यूड था, इधर वॉज मीडियम 2 में जाके वो जनरेट हो रहा है. इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे. तो ये वो मैग्नीट्यूड रहा. तो एंट्रोपी जनरेटेड कितनी हुई है, वो जो ये एरो जो शो कर रहा है एंट्रोपी जनरेशन को. लेकिन जब एक्सर्जी ट्रांसफ़र के केस में हमारे पास आप देख सकते हैं जो उसका मैग्नीट्यूड था हमारे पास 1-T0/T1 इंटू क्यू. तो अगर उसको हम देखें तो हमारे पास जो है एक्सर्जी जो ट्रांसफ़र है वो कम हुआ है,
इसका मतलब एक्सर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है डिक्रीज़ इन एक्सर्जी हुआ है। हम डिस्कस कर रहे थे डिक्रीज़ ऑफ एक्सर्जी का। तो डिक्रीज़ ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल है, जैसे हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, बट जो एक्सर्जी है वो उसको उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। The exergy of an isolated system during a process always decreases, or in the limiting case of a reversible process remains constant. In other words, it never increases and exergy is destroyed during an actual process. This is known as the decrease of exergy principle. हमारे पास जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होगी वो फिर जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी वो पॉजिटिव होगी। एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होती कैसे है? जब भी एंट्रोपी जो जनरेट हो रही है जहाँ पे भी, वहाँ पे एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन लाजमी होगी। हमने इससे पहले भी फिगर में देखा, जो हमारे पास एंट्रोपी जनरेट हो रही है यहाँ पे, जो उसका जो वॉल्यूम हम Q/T का जो रेशियो है, मैग्नीट्यूड है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंट्रोपी का बढ़ गया है। तो एंट्रोपी जनरेट हुई और वहाँ पे ही एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हुई, एक्सर्जी वहाँ पे कम हुई, उसमें डिक्रीज़ आया, कमी आई। तो फिर अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि एक्सर्जी कितनी डिस्ट्रक्ट हुई है, कितनी कमी आई है, तो फिर हम जो प्रोडक्ट होगा जो एंट्रोपी जनरेशन का और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उससे हम एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होती कैसे? रिवर्सिबिलिटी सच एज फ्रिक्शन, मिक्सिंग, केमिकल रिएक्शंस, हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन always generate entropy, and anything that generates entropy always destroy exergy. The exergy destroyed is proportional to the entropy generated, and that can be expressed as exergy destroyed is equal to T naught S gen. T naught here is the environment temperature and S gen is entropy generation. जो एक्सर्जी डिस्ट्रॉय होगा वो फिर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अगर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसके लिए वो कांस्टेंट रहेगा, ज़ीरो होगा, और नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट विल बी इम्पॉसिबल प्रोसेस। Exergy destroyed is a positive quantity for any actual process and becomes zero for a reversible process. Exergy destroyed represents the lost work potential and is also called the irreversibility or lost work. Irreversibility को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, लॉस्ट वर्क के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने एनर्जी बैलेंस और एंट्रोपी बैलेंस को पढ़ा, जो तो अभी हम कर रहे हैं एक्सर्जी बैलेंस। एक्सर्जी बैलेंस फॉर क्लोज सिस्टम। The exergy change of a system during a process is equal to the difference between the net exergy transfer through the system boundary and the exergy destroyed within the system boundaries as a result of irreversibility. जो एक्सर्जी हमारे पास हम बैलेंस लगा रहे हैं क्लोज सिस्टम पे, जो चेंज इन टोटल एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम होगा वो इक्वल होगा जो हमारे पास नेट एक्सर्जी ट्रांसफ़र है माइनस जो हमारे पास है जो एनर्जी डिस्ट्रक्शन हुई है। तो अगर हमने जो हमारे पास टोटल एक्सर्जी एंटर हो रही है उसको हम डिनोट करें एक्स इन से, और जो एक्सर्जी लीव कर रही है उसको एक्स आउट से करें, तो ये हमारे पास टोटल क्या आ गया? नेट एक्सर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, वर्क एंड मास। हम सिर्फ जो एक्सर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तो माइनस टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड। एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स डिस्ट्रॉयड से, इज़ इक्वल टू चेंज इन टोटल एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एक्स ऑफ द सिस्टम, जो कि चेंज इन एक्सर्जी है। This relation is referred to as the exergy balance and can be stated as the exergy change of a system
during a process is equal to the difference between the net exergy transfer through the system boundary and the exergy destroyed within the system boundaries as a result of irreversibilities. जो हमारे पास एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन क्यों हुई है वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा. ये ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज़ जो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो एक्सर्जी जो हमारा है वो डिस्ट्रॉय होती है, एंट्रोपी जनरेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो यूज़फुल वर्क है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. जो हमारे पास एक्सर्जी बैलेंस की इक्वेशन है, अगर उसको हम रेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो न्यू रिलेशन आ जाएगी फिर एक्स नॉट इन माइनस एक्स नॉट आउट माइनस एक्स नॉट डिस्ट्रॉयड डी एक्स ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू डी टी, जो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास आ गया. एक्सर्जी ट्रांसफ़र थ्रू हीट जो रिलेशन है उसकी ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका फार्मूला 1 माइनस टी नॉट ओवर टी इंटू क्यू. और जो हमारे पास एक्सर्जी वर्क इज़ इक्वल टू डब्ल्यू यूज़फुल वर्क. अगर हम इसको जनरल मास बेसिस पे लेना चाहें तो एक्स इन माइनस एक्स आउट जो नेट ट्रांसफ़र है माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑफ द सिस्टम. ये फिर हमारे पास यूनिट मास में आ गया, लेकिन हम सिर्फ जो डिस्कस कर रहे हैं बाय हीट ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में. फिर हमने एक और रिलेशन देखी एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन के केस में. अगर हमने एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन निकालनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए फिर हमें जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो होना ज़रूरी है, और साथ में जो फिर एंट्रोपी जनरेशन कितनी हो रही है, क्योंकि एंट्रोपी जनरेट होगी तो ही एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होगी. तो अगर हमने एंट्रोपी जनरेशन निकालनी हो तो उसकी रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में, जब हम एंट्रोपी बैलेंस कर रहे थे तो वहाँ से हम एंट्रोपी जनरेशन निकाल सकते हैं. इसको फिर अगर हम यूनिट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्सर्जी डॉट डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू टी नॉट एस जेन डॉट. जी नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने एक्सर्जी बैलेंस लगाना हो थ्रू जहाँ हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन हो रही है, वॉल है हमारे पास जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके लिए फिर एक्सर्जी बैलेंस कैसे लगेगा. वो हम एक्स इन माइनस एक्स आउट जो नेट एक्सर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट है माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन कितनी हो रही है इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी. जो हमारा अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये स्टडी स्टेट प्रोसेस हो गया. तो इसको हम अगर ज़ीरो ले लेंगे तो फिर फार्मूलेशन फॉर्म में हमारे पास जो Q इंटू 1 माइनस टी नॉट ओवर टी जो इन हो रहा है माइनस Q इंटू 1 माइनस टी नॉट ओवर टी जो आउट हो रहा है माइनस जो एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड है. तो यहाँ से हमारे पास एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन आ सकती है. इसी से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है. कंसिडर स्टेडी हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ 5 मीटर इंटू 6 मीटर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 30 सेंटीमीटर on a day when the temperature of the outdoor is at 0 degree Celsius. The house is maintained at 27 degree Celsius. हमारे पास एक वॉल है, दीवार है जिसका जो थिकनेस है 30 सेंटीमीटर है. जो बाहर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है. जो रूम का टेम्परेचर है, घर का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है. तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है रूम से जो बाहर जा रही है. The temperature of the inner and outer surfaces of the brick walls are measured to be 20 degrees Celsius and 5 degrees Celsius respectively, and the rate of heat transfer through the wall is 1035 watt. जो वॉल का जो इनर टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और जो आउटर टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है. हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इन द वॉल एंड द रेट ऑफ टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस. तो पहले तो हमने जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हो रही है वॉल में वो फाइंड आउट करनी है, फिर हमने टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम देखते हैं.
जी हमारे पास एक्सर्जी बैलेंस से क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें हम जो अभी हमने डिस्कस किया है, एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। स्टडी स्टेट प्रोसेस है, हीट ट्रांसफ़र रेट चेंज नहीं हो रहा, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्स इन जो हमारे एक्सर्जी ट्रांसफ़र थ्रू हीट हो रही है, तो उसका जो फार्मूला है क्यू इंटू वन माइनस टी नॉट ओवर टी, जो इन हो रही है एक्सर्जी और जो एक्सर्जी आउट हो रही है, ठीक है, माइनस जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हुई है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो वन माइनस टी नॉट ओवर टी ऑफ इन जो इन हो रही है, इन पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वॉल का इनसाइड टेम्परेचर वो है 20 डिग्री सेल्सियस। जो टी है वो फिर आ जाएगा 20 प्लस 273 293 केल्विन। टी नॉट इसमें जो बाहर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट का है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आ जाएगा 273 केल्विन। क्यू हमें गिवन है 1035 वाट। अब आते हैं जी जो एक्सर्जी ली आउट हो रही है बाहर की तरफ, हीट ट्रांसफ़र रेट गिवन है 1035 वाट। टी नॉट हमें पता है बाहर का एक्सर्जी का ट्रांसफ़र बाहर की तरफ जा रही है, बाहर का जो टी नॉट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 273 केल्विन में आ जाएगा। अब जहाँ पे आप जो बाहर का टेम्परेचर है वो वॉल का बाहर वाली साइड का वो है 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, 278 आएगा, 298 नहीं आएगा, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन आ जाएगी जब सिर्फ वॉल को एज अ सिस्टम लेंगे। दीवार अभी जो हम सिस्टम ले रहे हैं, जो ये जो हमने एक्सर्जी निकाली है सिर्फ इस वॉल की। अब हम जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन निकालने जा रहे हैं इस पूरे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस की, तो उसके लिए फिर जो हम टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और जहाँ पे एक्सर्जी इन हो रही है और आउट वाली जगह पे फिर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो हमें लेना पड़ेगा 5 की जगह। तो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यू हमारे पास 1035 है, 1 माइनस जो टी नॉट हमें गिवन है 273, और जो रूम टेम्परेचर 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस था, माइनस जो क्यू हमें गिवन है वो सेम रहेगा, और जहाँ पे जो टी नॉट बाहर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में 273 ओवर 273, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 93.2 वाट हमारे पास जो टोटल एक्सर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। अभी आते सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। एन ऑर्डिनरी एग कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज अ 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर स्फेयर। द एग इज इनिशियली एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 8 degree Celsius and is dropped into boiling water at 97 degree Celsius. Taking the properties of egg to be density given है तो 1020 kg per meter cube and specific heat of egg is 3.32 kg kilojoule per kg into degree Celsius. फाइंड आउट करना है जी हमने एग को कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है फ्रॉम 8 to 70 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने तक कितनी हीट उसको दी गई है, एंड द अमाउंट ऑफ एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर टी नॉट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एग था जिसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग वाटर में उसको डाला गया, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है। जब एग का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक कैसे हुआ, कितनी हीट उसको दी गई, वो फाइंड आउट करनी है, और एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी बैलेंस लगाएं जी। एनर्जी बैलेंस ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। यहाँ से हम जो हमें जो चीज़ मिसिंग है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है, हीट ट्रांसफ़र। एग का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है 8 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक, तो कैसे करेंगे वो हीट ट्रांसफ़र हम MCP T2 माइनस T1 से। T1 हमारे पास 8 डिग्री सेल्सियस है, T2 70 डिग्री सेल्सियस है। हीट ट्रांसफ़र हीट कैपेसिटी गिवन है, और मास नहीं है हमारे पास एग का। मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो वी डेंसिटी गिवन है एग की, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर गिवन है, उसका क्यूब लें, वहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से, तो यहाँ से हमारे पास मास आ गया। मास को पुट किया हमने यहाँ पे
क्यू इन, तो हमारे पास जो हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई फिर एग को 18.3 किलो जॉल हीट ट्रांसफ़र हुई है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना 8 से 70 तक ले जाने के लिए। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था कि हमने उस टोटल हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस की एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन किसके इक्वल है? टी नॉट इंटू जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है। तो हमारे पास अब टी नॉट तो हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो आ जाएगा 298 केल्विन। लेकिन जो हमारे पास एंट्रोपी जनरेशन है वो पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें फिर एंट्रोपी बैलेंस लगाना पड़ेगा। एंट्रोपी बैलेंस एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जेन इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इसको अब हमारे पास जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र हो रही है सिर्फ हीट से हो रही है, तो क्यू इन ओवर टी प्लस एस जेन इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से एस जेन को बाहर निकाल लें। क्यू इन ओवर टी बी हमें पता है, क्यू इन ओवर टी बी जो टेम्परेचर है वो हमें पता है, क्यू इन हमने फाइंड आउट कर ली है। लेकिन हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जो डाटा है वो भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग गिवन है, मास हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो उसकी जो रिलेशन हम लगाएंगे एम सी एवरेज लॉग ऑफ टी टू ओवर टी वन। टी टू भी 70 है एग का और टी वन एग का 8 था, केल्विन में कन्वर्ट किया, सी पी पुट की, मास पुट किया। यहाँ से हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ गई 0.0588 किलो जूल पर केल्विन। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एस एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू क्यू इन ओवर टी बी प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हमने क्यू इन निकाली थी 18.3 किलो जॉल ओवर जो टेम्परेचर 370 केल्विन में आ जाएगा, प्लस जो उसकी हमने निकाली है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, वो यहाँ पे वैल्यू पुट की। तो हमारे पास जो एंट्रोपी जनरेशन कितनी हो रही है 0.00934 किलो जॉल पर केल्विन पर एग, एक एग की निकाली हमने। तो ये हमारे पास एंट्रोपी जनरेशन आ गई। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन था, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन आ गई 2.78 किलो जॉल। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आपने अच्छे से कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।